नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो देखिए, आज हम जो है वो सितंबर महीने की गिरिराज पत्रिका का पहला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अगस्त महीने का कंप्लीट जो है वो गिरिराज पत्रिका का डिस्कशन कर लिया है। अगस्त महीने की जो कंप्लीट कंपाइल करके पीडीएफ थी वो भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अभी हम सितंबर महीने से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले के भी जो जैसे सितंबर से पहले अगस्त महीना था उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अगस्त से पहले जुलाई था तो जुलाई की भी कंपाइल करके ही प्रोवाइड करवाई गई थी पीडीएफ आपको वहाँ पर। चलिए अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम बोलते हैं, टू हाउ मैनी पुलिस पर्सनल डीजीपी डिस्क अवार्ड प्रेजेंटेड रिसेंटली। तो बोलते हैं कि हाल ही में कितने पुलिसकर्मियों को डीजीपी डिस्क पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में जो है वो डीजीपी डिस्क अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। और ये कितने पुलिस पर्सनल्स को दिया गया है, तो ये 334 पुलिस पर्सनल्स को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए, करंट अफेयर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये दिया किसके द्वारा गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा जो था वो दिया गया। गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, जिनके द्वारा ये अवार्ड जो था वो दिया गया। अब ये कौन से ईयर के लिए अवार्ड दिए गए, तो ये 2020 के लिए दिया गया, 2021 के लिए दिया गया और 2022 के लिए दिया गया। तो इन 3 सालों के लिए ये 334 अवार्ड जो है वो दिए गए। ये भी आपने ध्यान रखना है, 2020, 2021 और 2022। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कौन है? प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी हैं संजय कुंडू। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। साथ ही देखिए, आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि जब गवर्नर ने ये अवार्ड दिए तो गवर्नर ने जो था वो प्रशंसा भी की कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया। जब आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी, बहुत सारे लोग जो था वो कुल्लू में फंस गए थे, लाहौल स्पीति में फंस गए थे, तो बहुत सारे लोगों को जो था वो सुरक्षित जो था वो वहाँ से निकाला गया। तो उसके लिए सराहना भी की गई और ये अवार्ड भी जो था वो दिए गए। हमारा एक पुलिस बैंड भी जो है वो बनाया गया है, उसका नाम भी आपने ध्यान रखना है, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है नाम। तो पुलिस बैंड का नाम है हारमनी ऑफ पाइन्स। तो हारमनी ऑफ पाइन्स जो है ये पुलिस बैंड का नाम है, इसका नाम भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये सारे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यहाँ से क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वही लिखा गया है, गेयटी थिएटर में जो है ये अवार्ड दिए गए, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, गेयटी थिएटर की स्थापना कब हुई थी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसको बनाया कब गया था, कब इसकी स्थापना हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, रिवीजन आपका हो जाएगा। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू हैव A+ ग्रेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का A+ ग्रेड वाला पहला संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा बना है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का A+ ग्रेड वाला इंस्टीट्यूशन जो है वो अभी जो है वो बना है एक। ये सिर्फ हिमाचल का इकलौता है जो हिमाचल में बना है ऐसा इंस्टीट्यूशन। अब हम इसकी बात करें कि ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि कांगड़ा धर्मशाला में स्थित है। HCU लिखा है मैंने इसके लिए, हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पूरी बात किस तरह से है वो भी हम जानेंगे यहाँ पर कि किस तरह से जो है वो पूरा क्वेश्चन यहाँ से या फिर और बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। आपने ध्यान रखना है कि ये जो A+ ग्रेड का जो एक क्राइटेरिया निकाला गया है, ये किस तरह से निकाला गया है, तो ये NAC के द्वारा जो है वो निकाला गया है। NAC का पूरा नाम है हिंदी में नेशनल मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, इंग्लिश में से नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल जो है वो कहेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि परमानेंट कैंपस जो है वो इसका पूरी तरह से है भी नहीं, उसको लेकर भी जो है वो इशू चला रहता है, परंतु उसके बावजूद भी जो है वो इसको ये अवार्ड जो है वो मिला A+ ग्रेड का। इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखी गई, तो इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूशन की देखी जाती है और फिर CGPA जो है वो दी जाती है। CGPA जो है जो अधिकतम CGPA होती है वो 4 होती है और जो मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, वो 1.5 होती है। अगर CGPA जो है वो 3.26 से लेकर 3.50 के बीच में हो तो विश्वविद्यालय हो या फिर कॉलेज हो उसको A+ ग्रेड जो है वो मिल जाता है। ये आप ध्यान रखें। और आप ध्यान रखें कि यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है। यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, उनका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। उनका नाम है SP बंसल, सतप्रकाश बंसल जो है वो उनका नाम है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एडिशनल वाइस चांसलर का चार्ज भी इन्हीं के पास है। अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश को जो था वो 15 जुलाई 2009 को जो था ये केंद्रीय विश्वविद्यालय जो था वो मिला था। ये आप ध्यान रखें। और 2009 से लेकर
2023 अभी तक चल रहा है। इसका थोड़ा सा इशू ज़रूर है कि जो परमानेंट कैंपस की समस्या है वो ज़रूर है, परंतु उसके बावजूद इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया है। इसी तरह हमारे पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना 2009 में जो था वो हुई थी, ये तो आपको पता चल गया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना जो था वो 1970 में जो था वो हुई थी, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में जो है वो स्थित है। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2022 में जो था वो हुई थी। ये भी आप ध्यान रखें कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। और हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो था वो 2010 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये सारा आप इनकी स्थापनाओं के बारे में भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है सभी की स्थापनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी ऑफर टू प्राइवेट, यहाँ पर होगा प्राइवेट ऑपरेटर फॉर सेटअप ई चार्जिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ई चार्जिंग स्टेशन करने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर को कितनी सब्सिडी की पेशकश जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि हम ग्रीन स्टेट जो है वो हिमाचल को बनाएंगे, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि इस तरह से कदम जो है वो उठाए जाएँ। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो निजी जो ऑपरेटर हैं, प्राइवेट जो ऑपरेटर हैं, उनको चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% की दर पर, ऑप्शन बी सही आंसर है, 50% की दर पर जो है वो उपदान देने की बात कही है। इनको 50% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी ताकि ये चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित कर पाएँ। इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो एक स्वावलंबन योजना चलाई गई है, इसका पूरा नाम राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है वो रखा गया है। ये जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है ये 2 अक्टूबर 2023 से जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसमें भी जो है वो बहुत सब्सिडियां देने की बात कही गई है। इसमें किसी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना है, इलेक्ट्रिकल टैक्सी, इलेक्ट्रिकल बस खरीदनी है, तो उसके लिए भी जो है वो सब्सिडी देने की बात कही गई है। 50% सब्सिडी जो है वो वहाँ पर देने की बात कही है, ये आपने ध्यान रखना है। और 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का जो है वो टारगेट रखा गया है, ये भी यहाँ से नोट करें। और एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि ये योजना जो है, ये जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है, ये अभी शुरू होगी 2 अक्टूबर 2023 से जो है ये प्रारंभ हो जाएगी, आरंभ यहाँ से ये हो जाएगी। वही टारगेट हो गया ना, यहाँ पर भी ओवरऑल कंक्लूड किया जाए कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाया जाए जल्दी से जल्दी। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट जो है वो रखा गया है। हमारे पास अलग अलग गोल जो है वो यहाँ पर दिए भी गए हैं कि अलग अलग गोल हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा SDG ऐसा है जो क्लीन एनर्जी के साथ डील करता है। क्लीन एनर्जी के साथ जो है वो कौन सा SDG जो है वो डील करता है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ये करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7, SDG नंबर 7 जो है वो क्लीन एनर्जी के साथ डील करता है। MCQ में जो है ये क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं इन व्यू ऑफ चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हिमाचल प्रदेश हैज़ क्रिएटेड हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम विद हाउ मैनी करोड्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और आपदा तैयारियों के दृष्टिगत कितने करोड़ से हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम जो है वो बनाया है। देखो, हिमाचल प्रदेश में अब इतना डिजास्टर आया तो सरकार ने जो है वो ये डिसाइड किया कि हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम जो है वो बनाएंगे। और ये कार्यक्रम जो है वो बनाया जाएगा 890 करोड़ से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब 890 करोड़ से जो है ये बनाया जाएगा। इसमें आपने ध्यान रखना है कि फ्रांस की जो विकास एजेंसी है, इसके सहयोग से जो है ये कार्यक्रम 2024 से जो है वो आरंभ किया जाएगा और आगामी 5 वर्षों तक जो है ये कार्य करेगा। ये भी यहाँ से नोट करना है कि फ्रांस की जो विकास एजेंसी है, फ्रांसिस डेवलपमेंट एजेंसी इसको आप कहेंगे, इसकी सहायता से जो है ये बनाया जाएगा और आने वाले 5 सालों के लिए 2024 से ये स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल 2024 से, और आने वाले 5 सालों तक ये काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये भी ध्यान रखें कि लास्ट एडिशन में भी हमने एक इस तरह से क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। तो हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना जो है वो तैयार की है। तो वो भी आप ध्यान रखें। तो
तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए। परंतु ये जो नया एक हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आत्मा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम बनाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की सहायता से 2024 से अगले 5 सालों के लिए चलेगा। 890 करोड़ रुपए से जो है वो बनाया जाएगा। ये सारा डाटा जो है वो आपने एग्जैक्टली नोट कर लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं कि एग्जाम में पूछ लिए जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ से। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोविजन हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू पर एनिमल ऑन द डेथ ऑफ मिल्च एंड ड्राफ्ट प्रोस्टिट्यूट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं नए प्रावधानों के अनुसार दुधारू और भारवाहक वेशियों की मृत्यु पर प्रति पशु कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इंग्लिश की ट्रांसलेशन थोड़ी सी गलत हो गई है, परंतु आप क्या ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये प्रावधान किया है कि आपदा के कारण कोई भी दुधारू पशु है, भारवाहक पशु वैशियाँ हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर जो है वो सरकार सहायता देने की बात जो है वो करती है कि हम जो है वो सहायता देंगे ताकि लोगों को जो है वो थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिल सके। तो हम पूरा जानते हैं कि कितनी राहत यहाँ पर देने की बात की गई है। तो 55,000 रुपये, ऑप्शन बी सही आंसर है। 55,000 रुपये की राहत देने की बात जो है वो सरकार यहाँ पर करती है कि 55,000 रुपया दिया जाएगा मुआवजे के रूप में। अब थोड़ा सा डिटेल से अगर आप समझेंगे यहाँ से तो अलग अलग कॉन्सेप्ट रखे गए हैं, नए प्रावधान रखे गए हैं। दुधारू और भारवाहक वेशियाँ हैं, इनकी मृत्यु पर प्रति पशु 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है सरकार के द्वारा कि 55,000 रुपया दिया जाएगा। भेड़ हो गया, बकरी हो गया, सूअर हो गया, इनकी मृत्यु हो जाती है तो 4,000 रुपये की सहायता पहले दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 6,000 रुपया जो है वो कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी 6,000 रुपये की सहायता मिलेगी। बाकी जो किसी के मकान में दरारें आ जाती हैं तो वहाँ पर भी सरकार पहले सहायता देती थी, अब उसको भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। अगर किसी के मकान में जो है वो आंशिक रूप से दरारें आती हैं, कुछ थोड़ी सी क्षति हो जाती है, तो उसको अगर पक्का घर था तो उसको पहले 12,500 रुपया दिया जाता था, और अगर कच्चा घर था तो उसको 10,000 रुपया जो है वो राहत के तौर पर दिया जाता। अब सरकार ने जो है वो इस राहत राशि को जो है वो बढ़ा दिया है। सरकार ने जो है ये राशि जो है अब बढ़ाकर 10 गुना बढ़ा दी है और 1 लाख रुपया जो है वो कर दिया। अब 1 लाख रुपया देने की सरकार जो है वो यहाँ पर बात कहती है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर अभी आपदा आई तो बहुत सारे मकान ऐसे थे जिनमें दरारें आ गई, मकानों में दरारें आ गई, बहुत कईयों के तो पशु भी चले गए, कई लोग, बहुत सारे लोग भी बेघर हो गए। तो वहाँ पर ही सरकार ये राहत देने की कोशिश कर रही है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 लाख रुपया देने की बात कही गई है। पहले सरकार यहाँ पर 10,000 12,500 रुपया देती थी कच्चे पक्के मकान के लिए, और अब सरकार ने 1 लाख रुपया कर दिया है। पशुओं के लिए भी जो है 55,000 रुपये की जो है वो बात कही है सरकार ने कि हम देंगे, और वित्तीय सहायता देने की बात कही है। अगर किसी का भेड़, बकरी, सूअर इनकी मृत्यु हो जाती है तो 6,000 रुपया वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। यहाँ पर वित्तीय सहायता पहले जो था वो सिर्फ 4,000 रुपया जो था वो दी जाती थी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं व्हाट परसेंटेज सब्सिडी इज गिवन फॉर 50 बॉक्सेज ऑफ बीज अंडर द मुख्यमंत्री मधु होगा यहाँ पर मधु विकास योजना। तो बोलते हैं मधु होगा, यहाँ पर मुध लिख लिया है गलती से, मधु होगा, मधु यानी कि मधुमक्खी से। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत मधुमक्खियों के 50 बॉक्सों के लिए कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अब देखो गिरिराज पत्रिका में इस तरह के आर्टिकल आते रहते हैं जहाँ से किसी ने फ़ायदा लिया हो, फिर उसकी कहानी जो है वो बताई जाती है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना से मिलता जुलता क्वेश्चन। अब देखो मधुमक्खियों का भी जो है इसके ऊपर सब्सिडी देने की सरकार बात कहती है कि हम यहाँ पर भी सब्सिडी देते हैं। सरकार ने जो है वो 80% सब्सिडी देने की बात कही है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 50 बॉक्सों के लिए 80% सब्सिडी देने की सरकार ने बात कही है, ये आप ध्यान रखें। और मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत जो है ये रखा गया है, ताकि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही हुआ इसका कि ताकि किसान बागवान जो है वो उनको सुविधा मिल सके, इनकी आमदनी में जो है वो वृद्धि हो सके, और मधुमक्खी पालन को जो है प्रोत्साहित करने की बात यहाँ से कही जा रही है। इसको भी ताकि प्रोत्साहन मिल सके। मधुमक्खी पालन पर जो है वो ऋण योजना के तहत भी जो है वो थोड़ा सा फ़ायदा दिया जाता है। मधुमक्खी पालन करने वाले लाभार्थियों को जो है वो जरूरी सामग्री और उपकरण के लिए जो है वो एक सेट प्रति लाभार्थी जो है वो 20,000
प्रति इकाई की लागत पर 80% तथा 16,000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इस तरह से सब्सिडी ये रखी गई है सरकार के द्वारा अलग अलग तरह से। तो एक बागवान थे जिनको यहाँ से फ़ायदा मिला, उन्होंने जो था वो अपनी स्टोरी यहाँ पर बताई थी, वहीं से जो है इसको सारा रिलेट किया गया है। अच्छा, ये तो रखी गई है सरकार ने सब्सिडी, चलो ठीक है, ये सब्सिडी जो है वो मिल जाएगी अगर किसी को लेनी है। और भी यहाँ से कुछ इस तरह की सब्सिडीज़ हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो निकल कर आती हैं। वो किस तरह से हैं सब्सिडी? देखिए, सब्सिडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सब्सिडीज़ में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्सिडीज़ निकल कर आती हैं, जैसे कि पॉली हाउसेस के ऊपर जो है वो सब्सिडी सरकार देती है। तो कितनी सब्सिडी जो है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाती है? आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक योजना सरकार ने चलाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना। इस योजना के तहत जो है पॉली हाउस जो अप्रूव किए गए हैं उनके लिए 80% सब्सिडी या फिर सहायता जो है वो सरकार देने की बात कहती है। और सोलर फेंसिंग अगर किसी को करवानी है तो उसके लिए भी सरकार सब्सिडी देने की बात कहती है। सोलर फेंसिंग में जो है वो सरकार 85% सब्सिडी देने की बात कहती है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा फार्मर जो हैं वो एक साथ लगवाते हैं तो 85% सब्सिडी जो है वो सोलर फेंसिंग पर दी जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल सरकार जो है वो फेंसिंग करवाता है तो उसको जो है वो इंडिविजुअल बेस पर भी सब्सिडी दी जाएगी, और ये सब्सिडी जो है वो 80% जो है वो फिर हो जाएगी। 80% सब्सिडी जो है वो फिर यहाँ पर ये हो जाएगी, ये भी ध्यान रखें। एंटी हेल नेट जो चलाए गए हैं ना, एंटी हेल नेट पर भी जो है सरकार सब्सिडी देती है। तो एंटी हेल नेट पर भी जो है वो 80% सब्सिडी देने की बात सरकार कहती है कि यहाँ पर हम आपको 80% सब्सिडी जो है वो देते हैं। 3-4 सब्सिडीज़ पढ़ ली, एक मधु विकास योजना पढ़ लिया आपने पढ़ लिया एंटी हेल नेट, आपने सोलर फेंसिंग का पढ़ लिया, आपने जो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना चलाई गई है उसके बारे में यहाँ से जान लिया। तो ये योजनाएँ काफ़ी हैं सब्सिडी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बाय व्हाट नेम वाज केंद्रीय विद्यालय जाखू नोन अर्लियर। तो देखिए बोलते हैं कि केंद्रीय विद्यालय जाखू को पहले किस नाम से जो था वो जाना जाता था। ये जो केंद्रीय विद्यालय जाखू है ना, इसको इससे पहले जो है वो कैग्स बटलर नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पूछ लिया जाए इस तरह का क्वेश्चन। तो केंद्रीय विद्यालय जाखू को इससे पहले कैग्स बटलर के नाम से जाना जाता था। ज़्यादा हिस्ट्री इसकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, और एग्जाम में अगर पूछा गया तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन कोट किया जाएगा या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कोई बना देंगे। और भी क्या इस तरह के हिमाचल के स्कूल्स हैं जिनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता? तो आपने सनावर स्कूल के बारे में सुना होगा, पूरा नाम है लॉरेंस स्कूल, सनावर में ये स्थित है। और 1847 में सर हेनरी लॉरेंस और उनकी पत्नी थी हेनोरिया, इनके द्वारा जो था ये स्कूल स्थापित किया गया था। इस स्कूल का जो मोटिव है या फिर जो इसकी लाइंस हैं वो है नेवर गिव इन, कभी हार मत मानो। तो ये सनावर स्कूल आपने बहुत बार सुना होगा, लॉरेंस स्कूल सनावर में है, ये इम्पोर्टेंट स्कूल है। इसी तरह से हमारे पास एक कॉलेज भी है इम्पोर्टेंट शिमला में ये सेंट बीड्स कॉलेज है। शिमला में 1904 में जो था ये सेंट बीड्स के रूप में जो था वो स्थापित किया गया था। तो ये आपने बेसिक सा यहाँ से जान लिया, आपने कैग्स बटलर के बारे में जान लिया, आपने जो यहाँ पर और स्कूल है जैसे कि सेंट बीड्स तो कॉलेज हो गया, सनावर का जो लॉरेंस में जो लॉरेंस कॉलेज सनावर में है उसके बारे में आपने जान लिया। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। अगर पूछा गया तो यहीं से जो है वो मिलते जुलते क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। डिस्कस करने को तो शिमला की बिल्डिंग्स भी डिस्कस हो सकती हैं यहाँ पर, परंतु उनको रहने देते हैं, अभी सिर्फ स्कूल्स की बात हो रही है तो उन्हीं को जो है वो कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है। आगे बोलते हैं हु अपॉइंटेड आचार्य मझिमथेर टू प्रोपेगेट बुद्धिज़्म इन हिमालय। तो आपको पता है कि हिमालय में जो है वो आचार्य मझिमथेर की ओर से जो था यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था वो किया गया था। परंतु क्वेश्चन ये है कि इनको भेजा किसके द्वारा गया था यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए? इनको जो था वो ग्रेट सम्राट जो अशोक थे उनके द्वारा भेजा गया था। सम्राट अशोक के द्वारा, ऑप्शन सी ग्रेट अशोका जो है इनके द्वारा इनको यहाँ पर भेजा गया था कि आप यहाँ पर जाओ, बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार जाकर करो। तो ये हिमालय में जो था वो आए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। यहाँ से ना हम अशोक के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अशोक जो था वो 273 ईस्वी पूर्व जो था वो गद्दी पर बैठा था। और अशोक के बारे में आपने ध्यान रखना है कि अशोक ने बैटल ऑफ कलिंग भी जो था वो लड़ा था, और 261 ईस्वी पूर्व जो था ये बैटल ऑफ कलिंग लड़ा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था, और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने जो था वो इन्हें
बौद्ध धर्म की जो दीक्षा शिक्षा दी थी वो इनको दी गई थी। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब अकबर जो अशोक थे, अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को लेकर बहुत कार्य भी किया। इन्होंने जो था वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म प्रचारक जो था वो अलग अलग स्थानों पर भेजे, जैसे कि हिमालय में तो इन्होंने मझिम को भेज दिया था, श्रीलंका में इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, इन्होंने कश्मीर और गंधार में जो था वो मजांतिक को जो था वो भेजा था, इन्होंने महादेव को जो था वो मैसूर में भेजा था कि मैसूर में जाकर इसका प्रचार प्रसार करो। महाराष्ट्र में इन्होंने महाधर्म रक्षित को जो था वो भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये ध्यान रखना है। और अभी तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं वो स्थित हैं, बहुत सारा यहाँ से रिलीजियस टूरिज्म को जो है ये बढ़ावा भी देती हैं। चलिए, अगर आपने कोई मोनेस्ट्री कभी विजिट की है ना लाइफ में, तो कौन सी मोनेस्ट्री आपने विजिट की है और वो कहाँ पर स्थित है उसका आप नाम कमेंट करके बता दीजिए। ये अच्छा तरीका है रिवाइज करने का। यहाँ से आपका रिवीजन तो होता ही होता है, परंतु जो बाकी पढ़ते हैं उनको भी पता चलता है कि इस तरह की भी कोई चीज़ हिमाचल में है और यहाँ पर विजिट करना चाहिए। आगे बोलते हैं, हाउ मैनी ट्रीज स्पेसीज इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन ब्राउट अंडर 10-year फेलिंग प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने पेड़ों की प्रजातियों को वन विभाग के 10 वर्षीय कटाई कार्यक्रम के तहत लाया गया है। लास्ट टाइम भी हमने गिरिराज पत्रिका में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, परंतु इस बार फिर से ये क्वेश्चन जो था वो गिरिराज पत्रिका में आया था। तो 6 प्रजातियां हैं, ये ऑप्शन बी सही आंसर है। जल्दी से इन 6 प्रजातियों के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है करंट अफेयर की श्रेणी में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आम के पेड़ों के साथ साथ त्रिअम्बल के पेड़, तुन्नी हो गया, पाजा पदम हो गया, रिट्ठा हो गया, बाण हो गया, इनको जो है इन पेड़ों के काटने पर तुरंत प्रभाव से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये जो है ये 6 प्रजातियां जो है ये वन विभाग के 10 वर्षीय कटाई कार्यक्रम के तहत जो है वो लाई गई हैं और वन विभाग की अनुमति के साथ ही जो है अब इन पेड़ों को काट सकते हैं। हालांकि जो नए नियम बनाए गए हैं इनके तहत घरेलू कार्यों के लिए जो है वो एक वर्ष में 5 पेड़ों को जो है वो काटने की अनुमति जो है वो रहेगी, कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से पूरी ये बात है। तो ये आपने इम्पोर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चन जान लिया। बाकी आप और क्वेश्चन ध्यान रखें यहाँ से कि पौंग बांध के जो यहाँ से विस्थापित हैं उनके पुनर्वास को लेकर जो है वो बात की गई थी आर्टिकल में गिरिराज पत्रिका में। तो पौंग बांध जो है वो ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है और कांगड़ा में जो है ये स्थित है। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए जी क्वेश्चन देखें। बोलते हैं, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट लोन प्रोवाइड टू हिमाचल स्टूडेंट अंडर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। तो बोलते हैं कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत हिमाचली छात्रों को किस ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा जिसमें इनको ब्याज दिया जाएगा। पिछली एडिशन में हमने ये डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था। आपको पिछली एडिशन का पीडीएफ और वीडियोस सारी चीज़ें जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको हर एक जानकारी मिलेगी जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करती है कहीं ना कहीं से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।